अच्छा, एक तराना आपने सुना होगा, मिली नगमा, तुम ही से है मुजाहिदो जहाँ का सबात है, शहीद की जो मौत है वो कौम की हयात है। ये किसने लिखा है? ये जी मौलाना अब्दुल मजीद सालिक साहब ने लिखा है। अब्दुल मजीद सालिक साहब जो थे, इकबालियात के ऊपर इनकी बहुत बड़ी ग्रिप थी, राइट। अब्दुल मजीद सालिक साहब की इस मुतल्लिक भी इनके ऊपर क्वेश्चन आ जाता है कभी। और रफ़ीउद्दीन हाशमी साहब पिछले दिनों में उन्होंने वफ़ात पाई है, उनकी भी इकबाल के ऊपर बहुत बड़ी ग्रिप थी, राइट। तो इकबाल शनास जितने भी लोग हैं उनके ऊपर कभी ना कभी कोई ना कोई सवाल आ जाता है, और इकबाल के ऊपर तो लाजमी कोई ना कोई सवाल कमीशन पूछता ही है। उनकी किताब पे पूछ लेता है, उनकी नसरी किताब पे, उनकी पोइटिक किताब पे, उनकी लाइफ के ऊपर। अच्छा, यहीं से मैं आपसे पूछता हूँ एक सवाल, अरमुगान हिजाज कब पब्लिश हुई थी? उनकी डेथ के बाद। वेल डियर, इसको पोस्ट्ह्यूमस बुक भी कहा जाता है। पोस्ट्ह्यूमस बुक वो होती है जो किसी बंदे की वफ़ात के बाद छपे, ठीक है। 1938 में ये पब्लिश हुई थी, और इसकी खासियत ये है कि ये उर्दू और फ़ारसी दोनों में है। समझ आ गई बात की? अच्छा जी, मुट्ठी गर्म करना क्या होता है? इसका मतलब मुट्ठी गर्म करना किसी की, रिश्वत देना किसी की। समझ आ गई बात की? वो जैसे मलक रियाज कहते हैं कि मैं, क्या उसका नाम है, बहरिया टाउन वाले कहते हैं कि मैंने जब अपना काम करवाना हो तो मैं फ़ाइल के नीचे व्हील्स लगा देता हूँ, टायर लगा देता हूँ, ठीक है। तो इसका यही मतलब मुट्ठी गर्म कर देता है वो। आगे जी, मीरा जी के कुलियात को, अच्छा मीरा जी जो थे वो मेल थे या फीमेल थे? हाँ, मेल थे, ठीक है। तो इनके कुलियात को किसने इकट्ठा किया? डॉक्टर जमील जालबी साहब ने। आप लाहौर में अगर गए हों तो डॉक्टर जमील जालबी रोड भी है। इन्होंने उर्दू की तवील तरीन तारीख भी लिखी है किताब, और उसकी 5 जल्दें हैं, ठीक है। उर्दू की तवील तरीन तारीख, डॉक्टर जमील जालबी साहब। ये लाहौर के अंदर रोड भी, अगर आप लोगों ने कभी ये विज़िट किया हो तो। अच्छा, कहते हैं ऐसे कौन से अल्फाज हैं जो मुख्तलिफ हों लेकिन उनका मीनिंग सेम हो? कौन से होते हैं? मुतरादिफात होती हैं ना, जैसे फलक और आसमान। अब लिखने में तो डिफरेंट है लेकिन उनका मीनिंग क्या है? एक ही है। जैसे चांद और महताब, लिखने में तो डिफरेंट है लेकिन उनका मीनिंग क्या है? एक ही है हमारे पास, राइट। उसके बाद जनाब, मुस्लिम लीग कब बनी थी? मिशकात बताएं, मुस्लिम लीग कब बनी थी? कब? अब देखो, एग्जैक्ट मंथ बताओ मुझे। अब नहीं, हाँ जी, आप में से कोई? 30 दिसंबर 1906 में। जब कमीशन ने बच्चों को तंग करना हो ना, तब वो कहते हैं 1906 तो सबको पता है, अब एग्जैक्ट डेट पे चलते हैं। तो 30 दिसंबर 1906 में बनी थी। अच्छा, कांग्रेस कब बनी थी? कब बनी थी? 1885 में बनी थी। अब जब कमीशन तंग करना चाहेगा तो क्या पूछेगा? 28 दिसंबर 1885 में बनी थी, ठीक है। समझ आ गई बात की? आगे चलें। ये जी वो आ गई है कंडीशन। इफ आई हैड इन्फॉर्म्ड ऑफ फोरकास्ट दैट आई वुड नॉट हैव वाटर्ड द प्लांट्स। अब ये हमारे पास कौन सी वैसे कंडीशन बन रही है? थर्ड कंडीशन बन रही है ना, जिसमें एक पास्ट परफेक्ट है और दूसरा पार्ट हमारे पास क्या है? वुड हैव के साथ थर्ड फॉर्म लगा दिए, राइट। ये हमारे पास 3 कंडीशंस हैं। अच्छा जी, करेंसी तुर्की की क्या है? तुर्किया की करेंसी क्या है? लीरा करेंसी है हमारे पास तुर्किया की। तुर्की पे सवाल ये भी बनता है कि वो कौन सा कंट्री है जिसने प्राइम मिनिस्टर की सीट ख़त्म की है? कौन से साल की थी? हाँ, कब की थी? तुम लोगों को नोट्स दिए मैंने, 18 में की थी। चले, आपने ये कंफर्म करना है ये क्वेश्चन कि तुर्की ने प्राइम मिनिस्टर की जो है सीट वो कब ख़त्म की थी। उसके बाद प्रेसिडेंशियल सिस्टम वहाँ पे चल रहा है। रजब तैयब एर्दोगान साहब 2014 से वहाँ पे रूल कर रहे हैं। अच्छा, करेंसी की जब बात आई है तो मुझे ये बताएं, रशिया की करेंसी कौन सी है? रबल, ठीक है। इसराइल की कौन सी करेंसी है? शिन बैत। मलेशिया की कौन सी करेंसी है? रिंगट। स्कैंडिनेवियन कंट्रीज की कौन सी करेंसी है? मिशकात आप बताएं। ये जो 3 कंट्रीज है ना हमारे पास, DNS, डेनमार्क, नॉर्वे, स्वीडन, की करेंसी है क्रोन या करोना इसको बोलते हैं, ठीक है। बस ये इंपॉर्टेंट थी इसमें। आगे चलें।
पंक्चुएशन है जी हमारे पास, द प्लैनेट क्लोजर टू द सन इज मर्करी। अब देखें जितनी चीज़ें प्रॉपर नाउन थी उनको कैपिटलाइज में है, ठीक है ना, उनको कैपिटलाइज। सन हमारे पास क्या है, प्रॉपर है ना, मर्करी हमारे पास क्या है, प्रॉपर है। तो इसका हमने क्या किया, इसकी पंक्चुएशन में इसको, जैसे वो हैरी पॉटर एंड द फिलोसोफर स्टोन। अच्छा मुझे ये बताएं, हैरी पॉटर बुक किसने लिखी है? J.K. रॉलिंग ने लिखी है, ठीक है। आगे है जी, सलाते कुसूफ कब अदा की जाती है? सलाते कुसूफ और सलाते खुसूफ में आपने फ़र्क रखना है जी। सरवत आप बताएं, सलाते कुसूफ कब अदा की जाती है? सूरज ग्रहण जब लगे, जब सूरज ग्रहण लगे तो सलाते कसूफ, और जब चांद ग्रहण लगे तो सलाते खुसूफ, ठीक है। और इसके अलावा सलाते खौफ कब पढ़ी जाती है? जंग के मकाम पे, ठीक है। और एक और भी मेरा ख्याल क्वेश्चन है सलात के मुतालिक, वो कौन सा है? वेल डन। जब बारिश के लिए दुआ करनी हो ना, कहीं पे बहुत ज़्यादा मतलब कि खुश्क साली हो जाए, तो कौन सी होती है नमाज, वो सलात इस्तिस्का। शाबाश, वेल डन। ओके, ग़ज़वा बनी कुरैज़ा में सालिस यहूदियों ने किसको कहा था कि ये पर्सनैलिटी हमारी तरफ से एज ए सालिस रोल प्ले करे? अब हुआ ये था कि ग़ज़वा खंदक जो हुआ था ना, जिसे हम ग़ज़वा अहज़ाब भी बोलते हैं। अहज़ाब पे क्वेश्चन कमीशन ये पूछता है कि अहज़ाब का मतलब क्या है? अहज़ाब बोलते हैं एक ग्रुप को, ग्रोह को बोलते हैं। तो ये ग़ज़वा अहज़ाब इस वजह से था कि इसमें सारे जो कुफ़ार थे वो मुसलमानों के खिलाफ इकट्ठे होकर आ गए थे। तो जब बनी कुरैज़ा जो था, उनके साथ मुसलमानों का आर्मिस्टिस था, जंग बंदी का कॉन्ट्रैक्ट साइन था कि आप लोगों ने हमारे खिलाफ कुछ झड़प नहीं करनी, जब हमारी जंग हो जाए हमने आपको कुछ नहीं कहना, मदीने की प्रोटेक्शन हमने मिलकर करनी है। तो जब ग़ज़वा अहज़ाब हुआ, ग़ज़वा खंदक हुआ, तो बनी कुरैज़ा ने गद्दारी कर दी। जब गद्दारी कर दी तो फाइनली अल्लाह ताला ने मुसलमानों को मदद तो अता कर दी, कुफ़ार सारे भाग गए जब वो आंधी आ गई और बारिश बहुत ज़्यादा तेज़ आ गई। तो अब मुसलमानों ने कहा कि अब जिन लोगों ने हमारे साथ गद्दारी की है उनका भी तो कुछ ना कुछ डिसीजन किया जाए ना। तो फाइनली बनी कुरैज़ा के साथ कॉन्ट्रैक्ट था या अलायंस था, जो औस का कबीला था ना, औस का कॉन्ट्रैक्ट था, और औस के जो सरदार थे हज़रत साद बिन मुआज़ थे। समझ आ गई? तो यहूदियों ने कहा जी हमारी तरफ से जो सालिस है ना हज़रत साद बिन मुआज़ हैं, वो जैसे कहेंगे ना जनाब, हमें वही सज़ा हमारी तजवीज़ है वो ठीक हमसे मान लेंगे, ठीक है। तो फाइनली हज़रत साद बिन मुआज़ ने मेरा ख्याल ये फ़ैसला दिया था कि इनके जितने भी मर्द हैं ना उनको कत्ल कर दिया जाए, राइट। तो सालिस जो थे वो कौन थे? हज़रत साद बिन मुआज़ थे, ओके, हज़रत साद बिन मुआज़। आगे है सवाल, किसी कलमा या किसी कलाम में मुनासिब या गैर मुनासिब अल्फाज का इजाफा अगर करना हो तो कौन सी साइन यूज़ होती है, कौन सी सिंबल यूज़ होती है? अब देखें, अगर मैं आपको इसकी मिसाल देता हूँ, इसकी मिसाल ये है कि जमाल अब्दुल नासिर, अब उसमें मैं इजाफा करना चाहूँ मिस्र के सदर, अभी मैंने इजाफा किया है, अब मैं इसको इसके साथ नहीं लिखना चाह रहा, जो मैंने इजाफा किया है किसी चीज़ का, तो ये जो इजाफा होता है ये हम हमेशा लिखते हैं कौसैन के अंदर। किसके अंदर? कौसैन के अंदर लिखते हैं। कौसैन क्या होती है? जो ब्रैकेट होती है छोटी हमारी, इसको उर्दू में क्या कहते हैं? कौसैन, ठीक है। और ये जो जुमला, ये जो इजाफा किया जाता है किसी जुमले का, इसको जुमला मोतरज़ा कहते हैं। क्या? जुमला मोतरज़ा। जब किसी चीज़ की मज़ीद हमने तफसील बतानी हो तो जुमला मोतरज़ा की ऐड किया जाता है, और जुमला मोतरज़ा हमेशा कौसैन के अंदर लिखा जाता है। कौसैन हमारी वो ब्रैकेट्स होती हैं। और इन्वर्टेड कॉमास को क्या बोलते हैं? वावैन। इन्वर्टेड कॉमास को क्या बोलते हैं? वावैन बोलते हैं, ठीक है। ये जितनी भी उर्दू की साइंस हैं आप लोगों ने सारी पढ़नी है। वक्फ़ा क्या होता है, ख़त्मा क्या होता है, ठीक है, तफसीलिया क्या होता है। ये वो ज़माना जिसमें हाल और मुस्तकबिल दोनों का जिक्र हो, वो ज़माना जिसमें हाल और मुस्तकबिल दोनों प्रेडिक्ट किए जा रहे हों, वो फ़ेल हमारे पास होता है फ़ेल मुज़ारा, ठीक है। फ़ेल मुज़ारे होता है हमारे पास जिसमें आप प्रेडिक्ट कर सकें ये प्रेजेंट की बात भी है और ये फ्यूचर की बात भी है, तो ये फ़ेल मुज़ारे होता है हमारे पास। विच इज़ यूज फॉर ब्रेन एक्टिविटी। ब्रेन एक्टिविटी के लिए कौन सा सॉफ्टवेयर इस्तेमाल, वो कौन सा जो ऑपरेटर्स होता है जो यूज़ होता है, वो हमारे पास होता है EEG होता है। ये EEG स्टैंड फॉर क्या होता है? एनसेफलोग्राफी। और हार्ट के लिए यूज़ करते हैं हम ECG, इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफी, राइट।
ये समझ आ गई यहाँ तक? चलें जी, ये मेरे ख्याल लास्ट स्लाइड थी। अच्छा स्टूडेंट्स, कुछ मोटी मोटी चीज़ें हैं पोस्ट पार्टीशन के ऊपर, सॉरी प्री पार्टीशन के ऊपर, इनको आप देख लें। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं सारी, इंटरव्यू के हवाले से भी और पेपर के हवाले से भी। 1905 में जनाब बंगाल की पार्टीशन होती है। कब? 1905 में। बंगाल की पार्टीशन क्यों हुई थी, इसकी सबसे बड़ी वजह, जब आपसे इंटरव्यू में सवाल पूछते हैं तो बंगाल बजाते खुद एक बहुत बड़ी प्रेसिडेंसी थी, इसकी आबादी बहुत बड़ी थी, इसका रकबा बहुत बड़ा था, तो वहाँ पे एडमिनिस्ट्रेटिव प्रॉब्लम्स बहुत आ रहे थे। जब एक ही वहाँ पे गवर्नर होता था या लेफ्टिनेंट गवर्नर होता था तो उसके लिए इतने बड़े सूबे को, इतनी बड़ी प्रेसिडेंसी को देखना, उसकी देखभाल करना बड़ा मुश्किल हो जाता था। तो उन्होंने पीछे ब्रिटिश को कहा कि जनाब इतना बड़ा सूबा है, इतनी बड़ी प्रेसिडेंसी है, प्लीज़ आप क्यों ना इसको दो हिस्सों में डिवाइड कर दें। तो फाइनली इसको ईस्ट और वेस्ट बंगाल के अंदर सेपरेट कर दिया गया। इस डिवीज़न की वजह से, इस पार्टीशन की वजह से मुसलमान जो थे वो बहुत ज़्यादा खुश हुए थे। ठीक है जी, क्योंकि एक साइड पे अब ढाका बन गया था कैपिटल, दूसरी साइड पे कलकत्ता बन गया था। ढाका वाली साइड पे मुसलमानों की मेजॉरिटी हो गई थी, तो ढाका हाई कोर्ट बना, तो डेफिनेटली वहाँ पे जो चीफ जस्टिस बने वो भी मुसलमान बने। ठीक है, और वहाँ पे आपको पता है कि सारी ट्रेड भी उनकी सेपरेट हो गई और हिंदुओं की जो कंसोलिडेशन थी वो टूट गई थी उसमें। ठीक है, बंगाल की सेपरेशन को याद रखिए पाकिस्तान बनने की पहली साइन और सिंबल भी कहा जाता है, क्योंकि दिस वाज द वेरी फर्स्ट टाइम कि मुसलमानों को उनकी मेजॉरिटी की बुनियाद पे, उनके मज़हब की बुनियाद पे, उनकी लैंग्वेज की बुनियाद पे सेपरेट किया गया। ठीक है, ओके। जब डेफिनेटली बंगाल पार्टीशन हुई 1905 के अंदर, तो हिंदुओं के अंदर बड़ी एक खौफ की लहर दौड़ गई। तो हिंदुओं ने जनाब एक मूवमेंट चलाई थी कि बंगाल पार्टीशन को ख़त्म किया जाए, बंगाल को दोबारा यूनिफाई किया जाए। उस मूवमेंट को बोलते हैं स्वदेशी मूवमेंट। कौन सी? स्वदेशी मूवमेंट थी। स्वदेशी मूवमेंट के अंदर ब्रिटिश की जितनी प्रोडक्ट्स थी उनका बाइकआउट किया गया था। ठीक है, तो ब्रिटिश पे बहुत बड़ा प्रेशर गया कि हमारी जो प्रोडक्ट्स आ रही है इसको कोई ख़रीद ही नहीं रहा, इसका तो बाइकआउट हो गया है। तो फाइनली इस प्रेशर के अंदर 1911 के अंदर दिल्ली दरबार लगाया गया, जो जॉर्ज पंजम ने लगाया था। किंग जॉर्ज पंजम ने दिल्ली दरबार लगाया दिसंबर 1911 के अंदर, और उसने बंगाल की पार्टीशन को ख़त्म कर दिया। ठीक है, तो बंगाल की पार्टीशन 6 साल तक कायम रही। 1905 से 1911 तक ये कायम रही बंगाल की पार्टीशन, और 1911 में बंगाल की पार्टीशन को फाइनली ख़त्म कर दिया गया। ठीक है जी। 1906 का साल इंपॉर्टेंट है हमारे पास, क्योंकि मुस्लिम लीग बनी थी इस दिन। ठीक है, कहाँ पे बनी थी? ढाका के मकाम पे बनी थी। पहले प्रेसिडेंट कौन थे? सर आगा खान थे। ठीक है, उसके बाद जनाब 1909 के अंदर आपको पता है कि मिंटो मॉर्ले रिफॉर्म्स आए थे। मिंटो मॉर्ले रिफॉर्म्स ये थे कि फॉर द फर्स्ट टाइम मुसलमानों को सेपरेट इलेक्टोरेट दिया गया था, कि मुसलमानों के जो इलेक्शन होंगे वो अलहदा होंगे, हिंदुओं के इलेक्शन जो है वो अलहदा होंगे। और इसमें गवर्नर जनरल की एग्जेक्टिव काउंसिल को भी बढ़ा दिया गया, उसमें इंडियंस की मजीद रिप्रेजेंटेशन दी गई। ठीक है, मिंटो मॉर्ले रिफॉर्म्स के अंदर। उसके बाद जनाब ये है कि अच्छा, ये जो मिंटो मॉर्ले रिफॉर्म्स है ना, इसको अगर आप थोड़ा सा पीछे जाएं, ट्रेस बैक करें, तो 1861 के अंदर इंडियन काउंसिल एक्ट आया था। दिस वाज वेयर द वेरी फर्स्ट टाइम जब इंडियंस को इंडियन की गवर्नमेंट के अंदर रिप्रेजेंटेशन दी जा रही थी, क्योंकि ब्रिटिश को पता चल गया कि 1857 के अंदर जो जंग हुई है ना, ये इन लोगों ने हमसे तंग आके जंग लड़ी है हमारे खिलाफ। तो फिर सर सैयद जैसे लोग और बाकी इस तरह के लोग, उन्होंने कहा अगर आप चाहते हैं कि आप हमारे साथ मज़ीद चलें, हम आपके साथ मज़ीद चलें, तो आप हमें भी हुकूमत के अंदर रिप्रेजेंटेशन दें, ताकि आपको हमारे लोकल इंडियंस की ख्वाहिशात का पता चले, उनकी डिज़ायर्स का पता चले, उनकी डिमांड्स का पता चले, उनकी कॉन्स्टिट्यूशनल डिमांड्स का पता चले। राइट, तो इंडियन काउंसिल एक्ट 1861 के अंदर आया था, और इसमें फॉर द फर्स्ट टाइम इंडियंस को रिप्रेजेंटेशन दी गई थी। उसके बाद 1892 के अंदर फिर दूसरा इंडियन काउंसिल एक्ट आया था। ठीक है, 1861 के बाद 1892 के अंदर आया था। फिर फाइनली 1909 के अंदर मिंटो मॉर्ले रिफॉर्म्स आई थी। आगे चलें जी, हमारे पास है 1913 के अंदर मोहम्मद अली जिन्ना ने क्या ज्वाइन की थी? मुस्लिम लीग ज्वाइन की थी। ठीक है, 1913 में मोहम्मद अली जिन्ना ने मुस्लिम लीग ज्वाइन की थी। इससे पहले कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना जो थे वो होम रूल लीग का हिस्सा थे। ठीक है,
होम रूल लीग को 1920 के अंदर स्वराज मूवमेंट का नाम दे दिया गया था, ठीक है। और ये इंस्पायर थे किससे? कायदे आज़म मोहम्मद अली जिन्ना किससे इंस्पायर थे? ये क्वेश्चन आपने सर्च करना है, ठीक है। होम रूल लीग के वो फाउंडर थे, उससे ये इंस्पायर थे। 1913 में जनाब इंसिडेंट ऑफ कानपुर हुआ। कानपुर में एक मस्जिद थी, ठीक है, और वहाँ पे उन्होंने बनाना था एक रोड, ठीक है। जब रोड बनाना था तो मस्जिद का जो वुज़ू वाली साइड थी ना, वो रोड के अंदर आ रही थी, ठीक है। तो मुसलमानों ने इसके ऊपर एहतजाज किया कि आप लोग यहाँ से मस्जिद के ये जो वुज़ू वाली साइड है इसको आप डिस्टर्ब नहीं करेंगे, बल्कि आप दूसरी साइड से रोड को निकाल लें। अब दूसरी साइड पे मंदिर था, ठीक है, दूसरी साइड पे क्या था? मंदिर था। तो फाइनली इंडियंस की आपको पता है मेजोरिटी थी, तो ब्रिटिश मंदिर को तो मुनहदम नहीं कर सकता था ना। फाइनली उन्होंने वो जो साइड थी, कौन सी मस्जिद वाली साइड थी, उसको उन्होंने मुनहदम कर दिया। और इस वजह से मुसलमानों के अंदर बहुत बड़ा इश्ताल हुआ और वहाँ पे मुसलमानों ने भी कुछ रेजिस्ट किया और मुसलमानों का वहाँ पे कहीं ना कहीं कत्लेआम हुआ कानपुर के अंदर। तो 1913 में कानपुर इंसिडेंट हुआ था, कानपुर ट्रेजेडी हुई थी, इसको आपने याद रखना है। फिर आपको पता है 1914 के अंदर क्या हुआ था? वर्ल्ड वार 1 स्टार्ट हुई, जो 1914 से 1918 तक चली है, ठीक है। और वर्ल्ड वार 1 के स्टार्ट होने की सबसे बुनियादी वजह क्या थी? जो ऑस्ट्रियन हंगरी एम्पायर का जो बादशाह था आर्कड्यूक फ्रांज फर्डिनेंड, उसको एक सर्ब ने कत्ल कर दिया था। इस वजह से उन्होंने जंग इम्पोज कर दी सर्बिया के ऊपर। फिर 1916 के अंदर जनाब लखनऊ पैक्ट हुआ था। लखनऊ के अंदर फॉर द फर्स्ट टाइम इंडियन नेशनल कांग्रेस और मुस्लिम लीग ने अपना जलसा एक ही जगह पे किया था, उसको बोलते हैं लखनऊ पैक्ट 1916 के अंदर। और इन दोनों जमातों को एक जगह पे इकट्ठा करने वाली जो पर्सनैलिटी थी, उनका नाम क्या था? कायदे आज़म मोहम्मद अली जिन्ना। और इसी लखनऊ पैक्ट की वजह से, हिंदू मुस्लिम यूनिटी की वजह से कायदे आज़म को जो टाइटल मिला था वो कौन सा टाइटल था? एम्बेसडर ऑफ हिंदू मुस्लिम यूनिटी। अब ये टाइटल किसने दिया था, ये आप लोगों ने खुद सर्च करना है, ठीक है जी। मिशकात बताना चाह रही हैं, सरोजनी नेदो ने दिया था। चलें ठीक है, शाबाश, ओके। 1918 में जनाब वर्ल्ड वार 2 एंड हो गई। 1918 में वर्ल्ड वार 2 क्या हो गई? एंड हो गई, ओके। 1919 में खिलाफत मूवमेंट चली। खिलाफत मूवमेंट क्यों थी? कि तुर्की के अंदर जो खिलाफत को ख़त्म किया जा रहा है, ये मुसलमानों के रिलीजियस राइट के ऊपर बहुत बड़ा डाका है, तो यहाँ से खिलाफत मूवमेंट स्टार्ट हुई। खिलाफत मूवमेंट को स्टार्ट करने वाले अली बरादरान थे, मौलाना मोहम्मद अली जौहर, मौलाना शौकत अली, और गांधी जी ने भी इस खिलाफत मूवमेंट को लीड किया था, ठीक है। अभी ये ताज़ा टाइम था जब गांधी जी साउथ अफ्रीका से इंडिया वापस आए थे, ठीक है। ये भी कमीशन ने सवाल पूछा है कि गांधी जी कौन से कंट्री से वापस आए थे? साउथ अफ्रीका से वापस आए थे। वहाँ पे भी वो उन लोगों के राइट्स के लिए लड़ रहे थे, राइट। तो किस साल वापस आए थे ये आप लोगों ने खुद देख लेना है, ओके जी। 1919 के अंदर एक रॉल्ट एक्ट आता है। कौन सा? रॉल्ट एक्ट। अब रॉल्ट एक्ट ये था कि हिंदुस्तान के अंदर ब्रिटिश जिसको चाहे बगैर ट्रायल के, बगैर केस किए उसको डिटेन कर ले, उसको हिरासत में ले ले, समझ आ गई? तो इसको कहा जाता है, काला कानून भी इसको कहा जाता था, रॉल्ट एक्ट। अब रॉल्ट एक्ट के मुतालिक कमीशन मजीद सवाल ये पूछता है कि कायदे आज़म मोहम्मद अली जिन्ना ने एग्जेक्टिव काउंसिल जो थी गवर्नर जनरल की, उससे रिज़ाइन क्यों किया था? इसी एक्ट के प्रोटेस्ट में, इसी एक्ट के एहतजाज में कायदे आज़म मोहम्मद अली जिन्ना ने क्या किया था? रिज़ाइन कर दिया था, राइट। फिर आ गया हमारे पास 1922। तो 1922 में चोरा चोरी का इंसिडेंट हुआ था। फेब 1922 में चोरा चोरी का मकाम था, जहाँ पे एक पुलिस स्टेशन था गोरखपुर डिस्ट्रिक्ट के अंदर। कौन सी डिस्ट्रिक्ट थी? गोरखपुर डिस्ट्रिक्ट, यूपी के अंदर। वहाँ पे जनाब कुछ इंडियंस ने थाने के ऊपर धावा बोल दिया और वहाँ पे कुछ जो पुलिस वाले थे उनको उनका कत्लेआम कर दिया, ठीक है। वहाँ पे आग लगा दी थी, तो वहाँ पे कुछ पुलिस वाले जो थे वो उनकी डेथ हो गई थी। तो कितने? 22 पुलिस वाले जी, ठीक है, 22 पुलिस वालों की डेथ हो गई थी चोरा चोरी इंसिडेंट की वजह से। तो ये 1922 में इंसिडेंट हुआ था। ये इंसिडेंट इस वजह से हुआ था कि नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट चल रही थी। गांधी जी ने नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट चलाई थी, वो इस वजह से चलाई थी, गांधी जी ने कहा था कि हम वर्ल्ड वार 1 के अंदर हम इनका साथ नहीं दे सकते, राइट। अब मजीद ये है कि अब तुम हमारे ऊपर रूल ना करो, ये हिंदुस्तान है, ये हिंदुओं का इलाका है, ये हमारे हैंड ओवर कर दो इसकी गवर्नमेंट, राइट। तो नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट चली थी। यही वो साल था जब अल्लामा इकबाल को सर का खिताब मिला था, ठीक है जी। जॉर्ज पंजम ने अल्लामा इकबाल को सर का खिताब दिया था 1922 में। और ये क्यों दिया था?
अल्लामा इकबाल की किताब थी इसरार खुदी, जो 1915 में छपी थी, उसका तर्जमा किया था प्रोफेसर निकलसन ने। उसकी वजह से अल्लामा इकबाल को सर का खिताब मिला था, राइट। नॉन कॉपरेशन मूवमेंट थी, नॉन कॉपरेशन। इंडियंस ने कहा कि हम तुम लोगों के साथ कॉपरेट कोई नहीं करेंगे, तुमने इतने काले काले कानून हमारे ऊपर आके लगा दिए। ब्रिटिश के खिलाफ थी ये सारी जो मूवमेंट चल रही है, ब्रिटिश के खिलाफ है, राइट। आगे है जी 1923 में लियाकत अली खान ने मुस्लिम लीग को ज्वाइन किया था। 1923 में लियाकत अली खान ने मुस्लिम लीग को ज्वाइन किया था, ओके। उसके बाद 1927 में साइमन कमीशन आया था। क्या? साइमन कमीशन आया था। इसको ऑल वाइट कमीशन भी बोलते हैं। क्या? ऑल वाइट कमीशन इस वजह से बोलते हैं कि ये कमीशन भेजा था यूके की गवर्नमेंट ने, इसलिए भेजा था कि हिंदुस्तान के अंदर अब बड़ी हिंदुओं के अंदर रेजिस्टेंस आ रही है, इंडियंस के अंदर। ये रेजिस्टेंस उनके अंदर क्यों आ रही है, वो दिन ब दिन हमारे खिलाफ क्यों हो रहे हैं? तो उसने कमीशन भेजा, इंक्वायरी कमीशन था, जाके वहाँ पे देखो, उनसे बातचीत करो, उनकी डिमांड्स पूछो, उनकी डिमांड्स के मुताबिक हम उनका दस्तूर जो है उसमें कुछ तब्दीली कर देते हैं। तो इस वजह से ब्रिटिश गवर्नमेंट ने साइमन कमीशन भेजा था। इसको ऑल वाइट कमीशन भी बोलते हैं क्योंकि इसके अंदर एक भी इंडियन नहीं था, सारे के सारे ब्रिटिश थे इसके अंदर, ठीक है। तो इसका बाइकआउट कर दिया था जनाब इंडियन नेशनल कांग्रेस ने भी और मुस्लिम लीग ने भी। लेकिन मुस्लिम लीग का एक विंग था जिसने इसका बाइकआउट नहीं किया था। कमीशन ये भी सवाल पूछता है, वो विंग था सर शफी लीग का विंग, ठीक है। सर शफी लीग जो थी, मुस्लिम लीग दो हिस्सों में डिवाइड हो गई थी, एक वक्त आया, जिना लीग और शफी लीग। तो शफी लीग ने इनका साथ दिया था साइमन कमीशन का, लेकिन जिना लीग ने और इंडियन नेशनल कांग्रेस ने इसका मुकम्मल बाइकआउट कर दिया क्योंकि ये ऑल वाइट कमीशन था। 1927 में आया। अब है जी दिल्ली प्रपोजल। 1927 में हमारे पास दिल्ली प्रपोजल्स आए हैं। कौन से? दिल्ली प्रपोजल। अब दिल्ली प्रपोजल क्या थे? आपको पता है कि अगर ब्रिटिश को हम हिंदुस्तान से निकालना चाह रहे थे तो उसके लिए ज़रूरी था कि हिंदुस्तानियों के दरमियान क्या होना चाहिए? इत्तेफाक होना चाहिए, राइट। तो दिल्ली प्रपोजल ये थे कि इंडियन नेशनल कांग्रेस और मुस्लिम लीग को कुछ डिमांड्स के ऊपर यूनाइटेड कर दिया जाए। तो ये जो यूनाइटेड था, इसमें ये हुआ कि मुस्लिम लीग की जो कुछ डिमांड्स थी, मुस्लिम लीग ने अपनी डिमांड्स जो थी वो सामने रखी, कुछ इंडियन नेशनल कांग्रेस ने अपनी डिमांड सामने रखी। तो उन डिमांड्स की बुनियाद पे उनके दरमियान इत्तेफाक हुआ जनाब, उसको दिल्ली प्रपोजल बोलते हैं। कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना ने ये कहा, जनाब कांग्रेस वालों आप ये कहते हो कि सेपरेट इलेक्टोरेट मुसलमानों को हम नहीं देंगे। आप शुरू से कांग्रेस वालों ये कह रहे हो कि सेपरेट इलेक्टोरेट हम मुसलमानों को नहीं देंगे। सेपरेट इलेक्टोरेट देने का मतलब ये है कि हिंदुस्तानियों को तकसीम किया जा रहा है। कायदे ने कहा ठीक है, हम सेपरेट इलेक्टोरेट आपसे डिमांड नहीं करते, ठीक है। हम ये करेंगे कि सेपरेट इलेक्टोरेट हम आपसे नहीं लेते, हम ज्वाइंट इलेक्टोरेट में हम इलेक्शन भी लड़ेंगे, लेकिन हमारी कुछ डिमांड्स हैं। वो डिमांड्स ये हैं कि जनाब जो सिंध जो है उसको बॉम्बे से सेपरेट किया जाए, बलूचिस्तान के अंदर और NWFP के अंदर जो हैं वो क्या की जाएं, कुछ इम्प्रूवमेंट्स की जाएं, उनके अंदर रिफॉर्म्स की जाएं, वहाँ पे डेवलपमेंट की जाए। इसके अलावा जो सेंट्रल लेजिस्लेचर होगा उसमें मुसलमानों की 1/3 रिप्रेजेंटेशन होनी चाहिए। समझ आ गई बात की? और बाकी भी जहाँ जहाँ मुसलमान मौजूद हैं उनकी पॉपुलेशन के मुताबिक उनको रिप्रेजेंटेशन दी जाए। ये था दिल्ली प्रपोजल। कुछ चीज़ों से हमने गिव अप कर दिया और कुछ डिमांड्स हमने सामने रखी ताकि हम यूनिफाई होके ब्रिटिश को इंडिया से निकाल सकें। ये बात क्लियर हुई है दिल्ली प्रपोजल की आपको? अच्छा ठीक है, शाबाश। ओके, उसके बाद 1928 में नेहरू रिपोर्ट आई थी। क्या आई थी? नेहरू रिपोर्ट। अब नेहरू रिपोर्ट किसने दी थी? मोतीलाल नेहरू साहब ने दी थी। और नेहरू रिपोर्ट जो थी इसमें यूनिटरी गवर्नमेंट का कॉन्सेप्ट दिया गया था। इसमें फेडरेशन का कॉन्सेप्ट नहीं था, याद रखना है, यूनिटरी गवर्नमेंट का था कॉन्सेप्ट। और इसमें सेपरेट इलेक्टोरेट भी उन्होंने ख़त्म कर दिया। नेहरू ने कहा कि जनाब हम सेपरेट इलेक्टोरेट आपको नहीं देंगे, ठीक है। और कुछ रिलीजियस पाबंदियां भी लगाई गई थी नेहरू रिपोर्ट के तहत। 1/3 रिप्रेजेंटेशन जो मुसलमानों की थी सेंट्रल लेजिस्लेचर में, उसका भी डिमांड ख़त्म की गई थी। उसने कहा नहीं, 1/3 रिप्रेजेंटेशन हम नहीं देंगे। और माइनॉरिटीज़ के जो सेफ गार्ड्स थे वो भी ख़त्म किए गए इसके अंदर, कि किसी भी माइनॉरिटी को कोई सेफ गार्ड नहीं दिया जाएगा, हर बंदा अपनी प्रोटेक्शन खुद करे। आगे है जी 1929 में जिना के 14 पॉइंट्स आए थे, 14 नकात आए थे। और ये रिस्पॉन्स था, ये रिप्लाई था किसका? नेहरू रिपोर्ट का। नेहरू रिपोर्ट ने जो नेहरू रिपोर्ट के अंदर नेहरू साहब ने जो बातें की थी
उसके लिए कायदे आज़म ने कहा कि नहीं जनाब, ये जो रिपोर्ट दी है ना आपने, इसके अंदर ये अमेंडमेंट्स होनी चाहिए। वो 14 निकात में उन्होंने बता दी थी। मेन 3 अमेंडमेंट्स की थी कायदे आज़म ने नेहरू रिपोर्ट के अंदर। कितनी? 3 अमेंडमेंट्स थी। ये अमेंडमेंट्स कौन कौन सी थी आप लोगों ने खुद से एक्सप्लोर करना है इसको, ठीक है जी। फिर आगे 1929 में खुदाई खिदमतगार मूवमेंट, जो हम वहाँ पे डिस्कस करना चाह रहे थे लेकिन हम भूल गए थे। खुदाई खिदमतगार मूवमेंट जो थी सर बादशाह खान ने स्टार्ट की थी, ठीक है। और ये रेड कलर की कैप्स पहना करते थे, ये अपने आप को खुदाई खिदमतगार कहते थे। सर बादशाह खान जो एक बहुत बड़ी पर्सनैलिटी गुजरे हैं, इनका नाम खान अब्दुल गफ़ार खान था और इन्हीं के भाई थे डॉक्टर खान साहब, जिनका नाम अब्दुल जब्बार खान साहब था। और वेस्ट पाकिस्तान के वो क्या बने थे? चीफ मिनिस्टर बने थे। ओके, खान अब्दुल गफ़ार खान या सर बादशाह खान को फ्रंटियर गांधी भी कहा जाता है। क्या? फ्रंटियर गांधी भी कहा जाता है इनको। बहुत बड़े आदमी थे ये। 1930 के अंदर अल्लामा इकबाल ने खुतबा इलाहाबाद दिया और इसी को कहा जाता है कि इसी खुतबे के अंदर पाकिस्तान का कॉन्सेप्ट सामने आया था एक्चुअली, राइट? या 2 नेशन थ्योरी का कॉन्सेप्ट यहाँ से आया था, ये भी कहा जाता है। 1930 के अंदर पहली राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस हुई थी लंदन के अंदर, ठीक है। और फर्स्ट राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में कांग्रेस ने पार्टिसिपेट नहीं किया था क्योंकि कांग्रेस की सारी लीडरशिप जो थी वो जेलों के अंदर बंद थी। अच्छा, आप देखोगे थ्रू आउट हिस्ट्री जेलें जिन्होंने बर्दाश्त की है ना, वो सारे कांग्रेस वाले थे। मुस्लिम लीग का कोई एक बंदा मुझे बता दें जो जेल में गया हो। कोई गया? नहीं गया। अच्छा, आगे चलें जी।